तो स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर की क्लास पे। अब दोस्तों अ, मेरा चैनल जो पहले था वो ज्ञान गंगा था, ज्ञान गंगा। लेकिन इस नाम से ऑलरेडी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, तो इस नाम को यूज़ करना अ, नैतिक दृष्टि से भी और कानूनी दृष्टि से भी सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो इस वजह से मैंने अब इसको प्रोफेसर की क्लास कर लिया है, प्रोफेसर की, ठीक है ना, प्रोफेसर की क्लास। तो आप लोग जब भी सर्च करेंगे तो प्रोफेसर की क्लास से ही सर्च करेंगे। नंबर 2 दोस्तों, हमने यूरोपियन यूनियन और आपका आसियान के बारे में कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आज करेंगे सार्क, कि भाई सार्क क्या है, ठीक है ना। सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का ये एक संगठन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। और हर बार की तरह जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ कर रहे हैं, ठीक है, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, किससे? पोल साइंस से, पोल साइंस से, ठीक है ना। सब्जेक्ट पोल साइंस होना चाहिए। और जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके अंदर ये है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं सिद्धांत, इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशंस है। तो उनके लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, उनके लिए वीडियो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। अदरवाइज आप क्या कर जाइए, एग्जिट कर जाइए, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, आपका टाइम बेकार होगा। और मैं उन एजुकेटर्स की तरह नहीं हूँ कि जो आपका टाइम बेकार करूँ, ठीक है ना। तो बड़ा सीधा सा साधा सा मेरा हिसाब है, जैसे मेरी टाइम की वैल्यू है वैसे आपके समय की भी वैल्यू है। आप अपना टाइम इस तरह से बेकार ना कीजिएगा। चलिए दोस्तों सार्क स्टार्ट करते हैं अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए दोस्तों, सार्क एक बार मानचित्र पे देख लीजिए, सार्क में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है ना। आप कहोगे सर भूटान भूल गए, भूटान भूले नहीं है, सॉरी आपका अफगानिस्तान, ये सबसे बाद में बना है, अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान सबसे बाद में बना है। तो ये सारे देशों की लिस्ट है, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान। जो भारत के आसपास लगे हुए हैं ना वही देश है। आपसे अगर पूछे तो आप इनको नाम को याद रखना, ठीक है ना। वैसे इतना इजी क्वेश्चन अब आता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूछेगा। और आपके दिमाग में चल रहा होगा यार हमारे पड़ोसी देश, तो हमारा देश पड़ोसी चीन भी है, ठीक है ना, चीन भी है और म्यांमार भी है। तो इन दोनों नामों को याद रखना, ये सार्क के अंदर नहीं है, ये सार्क के अंदर में नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब पड़ोसी हैं, ठीक है ना, बाकी सब पड़ोसी हमारे शामिल हैं, बस ये दोनों नहीं है, म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं और चीन, ये दोनों नहीं है। क्या है सार्क? क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है ना। क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, क्या है? सार्क इसका, ठीक है। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों ने जिस क्षेत्रीय संगठन के लिए 1980 में प्रयास आरंभ किया था, मतलब 1980 में इन्होंने सार्क के लिए प्रयास आरंभ किया था, उसकी परिणति मतलब उसका परिणाम जो है 1985 में औपचारिक रूप से क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक दक्षिण एशियाई, ठीक है ना, राष्ट्रों का संगठन बना, जिसका मुख्य उद्देश्य इनके सदस्य राष्ट्रों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान तथा मालदीव के बीच क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, क्या क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पैदा करना था। क्योंकि ये देश देखो, जब ये देश आज़ाद हुए तो उसके बाद इन देशों की समस्याएं लगभग एक जैसी थी, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं गरीबी हो, बेरोजगारी हो, ठीक है ना, अपने संसाधनों का
सही से उपयोग ना कर पाना हो, तकनीकी रूप से ये पिछड़े हुए थे, ठीक है ना? अलगाववाद की यहाँ पे समस्या थी, ठीक है? जातिवाद ये सारी चीज़ें इन सभी राष्ट्रों में थी, तो इनकी समस्याएँ एक जैसी थीं। तो और क्या बोलते हैं, ख़ास तौर पे आर्थिक समस्या तो बिल्कुल एक जैसी थी, अशिक्षा थी, बेरोज़गारी थी, भूखमरी थी, गरीबी थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कि क्यों ना भई हम मिलकर, ठीक है ना? क्यों ना हम मिलकर अपना विकास करें, ठीक है? और दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या बोलते हैं आपका, यूनाइटेड नेशंस में एक अलग से हम अपना जब संगठन बना लेंगे तो एक संगठन के रूप में हमारी बात ज़्यादा अच्छे से सुनी जाएगी। तो ये इनका मकसद था, एक संगठन बनाने का, ठीक है ना? तो सार्क बना 1980 में इसके प्रयास आरंभ हुए थे। और इसका जो प्रथम प्रयास है ना, इसका जो विचार था वो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उनका ये वो था विचार कि भई हम एक इस तरह का संगठन बनाएँ जो दक्षिण एशिया को एकता के सूत्र में पिरोता हो और सहयोग की भावना पैदा करता हो। स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में, ठीक है ना? ढाका, ये नाम बड़ा अजीब है, ठीक है ना? ये नाम बड़ा अजीब है। क्यों अजीब है? 1985 में जो था, उस समय ढाका की जो व्यवस्था थी वो अस्थिर थी, ठीक है ना? वो क्या थी? अस्थिर थी। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ, ठीक है ना? क्या हुआ? 7 राष्ट्राध्यक्ष उस समय आपस में मिले और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क की स्थापना हुई। सार्क का विचार बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। तो एक ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सार्क का विचार किसने दिया? तो राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था, ठीक है ना? राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। ये नाम आप याद रख लेना, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सार्क का विचार किसने दिया या किसको आया, तो वो जियाउर रहमान थे। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में दोस्तों। कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। 8 दिसंबर सार्क चार्टर दिवस था। और 2016 में दक्षेत, ठीक है ना? इसी को ही कहते हैं दक्षेत, ठीक है ना? इसी को ही क्या कहते हैं? दक्षेत कहते हैं। सार्क को ही सांस्कृतिक विरासत वर्ष था। क्या होगा ना? दक्षित, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है ना? तो इसी को ही दक्षित कहते हैं। अब इन्होंने जब चार्टर बना था तो इन्होंने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे। क्या था? दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहन देना। किसको? हेलो, हाँ नमस्कार, अभी हम क्लास ले रहे हैं, आपको बाद में कॉल बैक करते हैं, ठीक है? तो क्या है कि दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहन देना था और उनके जीवन स्तर में क्या करना? सुधार लाना। तो पहला उद्देश्य क्या था कि दक्षिण एशियाई के जितने भी देश हैं जो इस संगठन में शामिल हैं, उनके लोग उसके देशों को लोगों का कल्याण करना और क्या करना? उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, क्योंकि उनके जीवन का स्तर बिल्कुल निम्न था। बेरोजगारी थी, गरीबी थी, भूखमरी थी, 2 वक्त की रोटी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला करती थी। तो ये उद्देश्य था। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक सहयोग की गति को तेज करना। तो क्या होगा? आर्थिक विकास करना है, बहुत सारा कल कारखाने, उद्योग धंधे, आयात निर्यात, व्यापार वाणिज्य में प्रगति करना है। सामाजिक प्रगति लेके आनी है कि मतलब समाज के अंदर में को भी उच्च स्तर पे लेके जाना है। एक दूसरे के बीच में सांस्कृतिक सहयोग की गति को तेज करना है, ठीक है ना? सामूहिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना और उसे मजबूत करना कि भाई हम आपस में देश क्या करें, एक दूसरे सामूहिक आत्मनिर्भरता हम लोगों की बढ़े और क्या हो जाए, मजबूत हो जाए हम। पारस्परिक विश्वास, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर विश्वास करे। समझदारी तथा एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया में योगदान देना। एक दूसरे पर विश्वास करना है, समझदारी से काम लेना है और क्या करना है? किसी दूसरे देश में अगर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमें क्या करना है? उसको सुलझाने में उसका योगदान देना है, ठीक है ना? उसको सुलझाने में, उसको खत्म करने में एक दूसरे की मदद करनी है, जैसा कि हमने भी किया था, है ना? शांति सेना भेजी थी श्रीलंका में। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित करना। अब हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे, लेकिन हर एक राष्ट्र में कुछ ना कुछ खास चीज़ें थी। तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से एक दूसरे की पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित कर सकते हैं
और क्या कर सकते हैं, जैसे भारत आज आज की डेट में तकनीक में काफ़ी आगे है, उस समय भी आगे था, इन देशों से तो आगे था। तो हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी तौर पर हम और वैज्ञानिक के क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता करना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग पे बल देना, और जो विकासशील देश हैं उनके साथ क्या करना, सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पारस्परिक सहयोग को मजबूत करना। अब अंतर्राष्ट्रीय वैसे जो यूएनओ है, ठीक है ना, वहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात इतनी अच्छे से नहीं सुनी जाती है, लेकिन जब हम एक सामूहिक रूप से अपनी बात वहाँ पे रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बातों को सुना जाएगा और हमारी बातों पर पे क्या किया जाएगा, कार्रवाई भी होगी। तो ये भी उद्देश्य था। अन्य क्षेत्रीय व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करना। और अब और भी कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन थे ना, उनके साथ क्या करना, कि सहयोग करना, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो थे, चाहे वो आपके यूएनओ के बहुत अलग अलग कई सारे संगठन है ना, तो उनके साथ क्या करना, सहयोग करना। अब इस सार्क के कई सारे सम्मेलन हुए हैं, हम इन पे चर्चा करेंगे, एक एक करके सारा करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है। ढाका सम्मेलन 1985, प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका 1985 में हुआ। इस सम्मेलन में क्या किए गए थे, उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जो हम अभी हमने पीछे जो उद्देश्य देखे थे वो, ठीक है ना। इस सम्मेलन में सार्क का मुख्यालय काठमांडू निर्धारित किया गया। कहाँ निर्धारित किया, काठमांडू। इस नाम को याद रखना, ये बाद में हम जब आगे बढ़ेंगे, आलोचनाएं करेंगे, तब भी काम आएगा। फिर 1986 में बेंगलोर में सम्मेलन हुआ। इसमें भारत और पाकिस्तान में सहयोग। अब क्या होगा कि दोस्तों, हम भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी इस समय तक अब तक 3 युद्ध हो चुके थे, ठीक है ना। क्या हो चुके थे, 3 युद्ध हो सके थे। तो क्या करना था कि भाई इन दोनों के बीच में एक प्रकार से शांति और सहयोग की वार्ता भी आवश्यक थी। तो इस दौर में हमने क्या, भारत और पाकिस्तान में सहयोग और शांति पर बनाने पर बल दिया, और महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति पर हमने बल दिया, क्योंकि उस समय ये एक समस्या थी, ठीक है ना। नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण, इस पे भी बल दिया गया। तो पहले के अंदर में क्या हुआ था, उद्देश्य निर्धारित हुए थे और मुख्यालय निर्धारित हुआ था। दूसरे में महिला सशक्तिकरण, आपका नशा मुक्ति। तीसरे वाले काठमांडू सम्मेलन 1987 में क्या हुआ था दोस्तों, गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा और शिक्षा पर बल दिया गया, ठीक है ना। आ गया, जिसकी जिसकी हमें जरूरत थी वो यहाँ पे आया, ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा और शिक्षा पर बल, ठीक है ना। ये मेन समस्या थी इन सार्क के देशों की, ठीक है ना, कि इनके पास क्या थी, गरीबी ज़्यादा थी, खाद्य सुरक्षा की समस्या थी, और शिक्षा पर अशिक्षा ज़्यादा थी। फिर उसके बाद होता है इस्लामाबाद सम्मेलन। इसमें नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण, जो पहले वाला था, जो वो वाला आ गया दूसरे वाले सम्मेलन का, सीधा आ गया इसके अंदर में। फिर उसके बाद 1990 में कौन सा हुआ, मार्ले सम्मेलन। इसमें भारत में वैश्वीकरण और आर्थिक विकास को अपनाया। तो क्यों दोस्तों, 1990 का दशक था, इस समय तक क्या होता, सोवियत संघ का पतन था, तो हो रहा था। तो इस समय क्या हो गया कि बाकी बाकी सब लोगों ने समझ लिया कि भैया एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसकी तरफ हमें रुख करना पड़ेगा, और तभी हमारा वो होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैश्वीकरण और आर्थिक विकास वाली नीतियां अपनानी पड़ेंगी। फिर उसके आता है कोलंबो सम्मेलन 1991। इस सम्मेलन में भारत, नेपाल और भूटान ने भाग नहीं लिया, इसलिए इसका कोई निर्णय हुआ है, इसे मिनी सार्क सम्मेलन कहा गया। तो किसने लिया, भारत, नेपाल और भूटान ने भाग ही नहीं लिया, ठीक है ना, कि हम इसमें शामिल नहीं हो रहे। उसके बाद आ जाता है साथियों ढाका सम्मेलन 1993। इसमें वैश्वीकरण का प्रभाव देखा गया, ठीक है ना। 1990-91 के बाद तो ये चलता रहा। इस सम्मेलन में साप्टा के लिए सहमति बनी, ठीक है ना। साउथ, इसके बारे में हम अभी जिक्र करेंगे बाद में। इसके अंतर्गत सदस्य राष्ट्र सीमा शुल्क में छूट देने के लिए तैयार हुए। साप्टा का संबंध किससे था, कि हम क्या करें कि सदस्य राष्ट्र जो हैं आपस में जब एक दूसरे से व्यापार करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो आपकी वस्तुएं हैं, ठीक है ना, उस पर सीमा शुल्क लगता है। एक देश से दूसरे देश में जाने में क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क लगता है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम उसमें कटौती करेंगे, ठीक है ना। पहले क्या हुआ करता था, कोई जितना मर्जी शुल्क लगा देता था, ठीक है ना। कोई 40%, 50%, ऐसे करके 100% तक शुल्क लगा देते थे, जिससे क्या होती थी, वस्तुएं महंगी हो जाती थी। तो वहाँ के देशों के लोगों को भी फायदा नहीं मिल पाता था, है ना। तो अब क्या हो गया कि अब साप्टा लगा दिया गया। इसमें क्या हो गया कि अब जो होगा, शुल्क कितना लगेगा, निश्चित लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी उतना बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
इसके अंतर्गत सीमा शुल्क में छूट देने के लिए सारे देश तैयार हो गए, ठीक है। साप्टा 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ और इसके अंतर्गत 5500 वस्तुएं सम्मिलित थी। कितनी? 5500 टोटल वस्तुएं सम्मिलित थी, याद रहे, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई पूछेगा नहीं। और जिसमें से 3500 जो वस्तुएं थी उस पर भारत ने और 1400 पे पाकिस्तान ने क्या कर दिया? छूट दे दी, ठीक है ना। छूट दे दी मतलब इट्स मीन कि भाई इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने कटौती की, ठीक है ना, कटौती की, सीमा शुल्क में कमी लेके आए, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर साप्टा के दौरान की गई थी, ठीक है ना। इसका होगा साउथ एशिया, ना 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 स्टैंडर्ड फॉर साउथ, है ना, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये चीज थी साप्टा के अंदर जो इन्होंने निर्णय लिया। फिर उसके बाद 8वां सम्मेलन 1995 को हुआ। इसमें साप्टा के साथ साफ्टा पर, ठीक है ना, साफ्टा पे बल दिया गया। ये आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ठीक है ना। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। वो प्रेफरेंशियल था, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साफ्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता था। क्या? मुक्त व्यापार की मतलब सारी जो सीमाएं हैं ना उनको हटा दिया जाए, कि ये जो देश है इनके बीच में जो भी व्यापार हो रहा है, ठीक है ना, ये भी जो 7 देश है इनके बीच में जो भी व्यापार हो रहा है उसके बीच में मुक्त व्यापार समझौता अपनाया गया। मतलब कि कोई नियम कानून जो होंगे वो सारे ज्यादा से ज्यादातर हटा दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें तो फ्री 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 हो जाएगा, बिल्कुल फ्री, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें शुल्कों पे भी कमी लेके आएंगे। क्या होता है? इसमें सीमा शुल्क भी बहुत कम कर दिया जाता है। शुल्क, नियम, कानून जो है ना इनको क्या कर दिया जाता है? न्यून कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? दक्षिण एशियाई व्यापार। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि सार्क ने क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? सार्क ने साफ्टा कब अपनाया? साफ्टा कब अपनाया, ठीक है ना। साफ्टा अपनाने पर कब बल दिया? अपनाने पर कब बल दिया, ठीक है ना, कब बल दिया, ठीक है ना। और साफ्टा जी साप्टा भी पूछ सकता है, साप्टा, ठीक है ना, साप्टा। तो ये आता ना साप्टा 1993 में लाया गया था, ठीक है। और साफ्टा जो है इसको अपनाने पर बल कब दिया गया था? 1995 में, ठीक है। इस सम्मेलन ने सार्क आपदा केंद्र स्थापित करने पर एक इन्होंने सार्क आपदा वो भी बनाया था, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है मार्ले सम्मेलन। इस समय में भारत पाकिस्तान की निरंतर द्विपक्षीय वार्ता करने का निर्णय लिया और सार्क मतलब कि इसमें ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान क्या करेंगे, इनके बीच में कश्मीर एक मुद्दा था हमेशा, कश्मीर, ठीक है ना, कश्मीर। तो इसको ये क्या था, इस पर इन्होंने बात की कि हम एक दूसरे से बात करके आपस में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे इसके ऊपर। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने कहा था कि साथ में केवल सार्क में केवल आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाए, राजनीतिक मुद्दों को इससे बाहर रखा जाए, ठीक है ना। राजनीतिक मुद्दे हो गए, कोई देश की सीमा हो गई या कोई जैसे कश्मीर जो है ये राजनीतिक मुद्दा था, ये राजनीतिक मुद्दा था। तो उन्होंने कहा आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करो, हमें आर्थिक विकास करने के लिए बनाया है, ना कि राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए। गुजराल ने सार्क का नाम बदल के आर्थिक समुदाय रखने, दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय रखने पर बल दिया। कोलंबो सम्मेलन 1988 इसमें भारत पाक में परमाणु परीक्षण का मुद्दा छाया रहा। क्यों? इसके अंदर क्या था कि परमाणु परीक्षण का मुद्दा छाया रहा। भारत ने परमाणु भय को दूर करते हुए स्पष्ट कहा कि भारत पहले परमाणु आक्रमण नहीं करेगा और परमाणु विहीन राष्ट्र पर परमाणु हमला नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक था इसके अंदर।
फिर उसके बाद 2002 में इस सम्मेलन में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ चीन होकर नेपाल आए। मतलब उस समय देख लो कारगिल का जो लफड़ा हुआ था ना, कारगिल ठीक है ना, कारगिल का जो लफड़ा था ना, उसके कारण भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हो गए थे। और पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ थे वो चीन होकर आए थे, कि चीन होकर आए थे यहाँ पे, ठीक है ना, नेपाल आए थे। इनको भारत पे विश्वास नहीं था, इन्हें डर लगा कहीं ऐसा ना कि मेरा प्लेन को ये उड़ा दें। इस सम्मेलन में आतंकवाद उन्मूलन छाया रहा। क्यों? उस समय क्या बोलते हैं, इस दौरान जो थे काफ़ी आतंकवादी हमले हो गए थे, ठीक है ना, भारत में कई सारे आतंकवादी हमले हुए थे। तो इस तरह से ये मुद्दा, आतंकवाद मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था। कारगिल का भी मुद्दा था। उसके बाद 2004 में इस समय में प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी बिहारी ने भाग लिया था। भारत पाक के मध्य द्विपक्षीय वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों के मध्य शांति रखने पर बल दिया गया। साफ्टा को अपनाने पर सहमति बनी थी। साथ में साफ्टा को अतिशीघ्र अपनाया जाने के लिए बात हुई। इस सम्मेलन में एसडीजी के विभिन्न मुद्दों पर महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद, गरीबी उन्मूलन आदि को अपनाने पर बल दिया गया था। तो यूएनओ का जो था ना, उसमें एसडीजी की जो चर्चा हो रही थी, उस पर इन्होंने उसके जो मुद्दे थे एसडीजी के, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद, गरीबी, उस पर भी इन्होंने किया। लेकिन आप ये याद रखना कि ये वाला, अब देखो क्या हुआ, 2005 में साफ्टा अपना लिया गया। कितना टाइम लग गया इनको साफ्टा को अपनाने में? 2010 वर्ष का लगभग समय लग गया। अब ढाका सम्मेलन 2005, सार्क के सदस्य के रूप में अफगानिस्तान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 में इसमें क्या हुआ, सम्मिलित करने पे सहमति बनी थी। सार्क अफगानिस्तान को सम्मिलित करने पे ये लोग तैयार हो गए थे, परंतु अफगानिस्तान को 2008 में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। भारत की एक प्रमुख सफलता क्या थी कि उसने चीन को सार्क का सदस्य नहीं बनने दिया, क्योंकि पाकिस्तान जो था ना, ये अपने पिताजी को पाकिस्तान अपने पिताजी को कहाँ पे, सार्क में सम्मिलित करना चाहता था। और भारत नहीं चाहता था कि बाप बेटे ये दोनों आए। अगर ये दोनों बाप बेटे आएंगे तो भारत के हितों को क्या होगा, भारत के हितों को खतरा होगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि बेटे को तो झेल रहे हैं, बाप को नहीं झेल सकते, इसलिए इसने विरोध किया और उसमें सफलता मिल गई। हमने चीन को बाहर ही रखा सार्क से, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना। और इस सम्मेलन में साफ्टा पे क्या हुए, हस्ताक्षर हुए, ठीक है। क्या हुआ, सार्क इस पे साफ्टा पे हस्ताक्षर हो गए और साफ्टा लागू हो गया। फिर नई दिल्ली सम्मेलन 2007, मुद्दे सार्क फूड बैंक की स्थापना पर सहमति बनी। ऊर्जा, जब भी भारत में होता है ना कोई सम्मेलन, तो आप देखोगे कुछ ना कुछ बढ़िया ही होता है, ठीक है ना। बाकी और कहीं होता है तो इतना अच्छा नहीं होता है। ऊर्जा सुरक्षा पर सहमति बनी। सार्क विश्वविद्यालय पर सहमति बनी। सार्क विकास बैंक के स्थानों पर सहमति बनी और आतंकवाद उन्मूलन पर वार्ता की गई। तो ये 2007 के मुद्दे थे। कोलंबो 2008, इस सम्मेलन में पहले की मुद्दे छाए रहे। इसी में क्या हो गया था, इसमें सदस्य बन गया था। कौन बन गया था? अफगानिस्तान। तो याद रखना, ठीक है ना। भूटान सम्मेलन हुआ, इसमें 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। आडू सिटी सम्मेलन 2011, साफ्टा को वस्तु सेवा के साथ साथ पूंजी के क्षेत्र में भी लागू किया गया। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि साफ्टा में पूंजी क्षेत्र को कब शामिल किया गया? तो आडू सिटी सम्मेलन 2011, जो मैं बता रहा हूँ वहीं से ही क्वेश्चन बनने के वो हैं, ठीक है ना। कि मतलब सार्क में पूंजी का मुक्त प्रवाह अपनाया जाए। सार्क एक दक्षिण एशिया पोस्टल यूनियन की स्थापना की जाए। जनता टू जनता संपर्क बढ़ावा के लिए परिवहन साधनों का विकास किया जाए, ठीक है ना। तो परिवहन साधन में आपका पानी, जो जल यातायात आ जाता है वो भी आ जाता है। और जैसे भारत से नेपाल और भारत पाकिस्तान के संग जो बस यात्राएं हैं वो सम्मिलित हो जाएंगी। आपका जो वायु मार्ग है वो सम्मिलित हो जाएगा। तो ऐसे साधनों को बढ़ावा देना जिससे जनता से जनता संपर्क बढ़ सके। अब काठमांडू सम्मेलन आया 2014, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय मोदी साहब भी आ गए थे। ये 2012 में होना था सम्मेलन, है ना। लेकिन क्या हुआ कि नेपाल में अस्थिरता थी काफ़ी, उसके कारण क्या हुआ कि ये 2014 में हुआ। और इसके मुद्दे थे ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पे बल, क्योंकि अनेक नदियां संयुक्त रूप से सार्क देशों में बहती थी। भारत
गंगा भारत और बांग्लादेश में बहती थी, कोसी भारत तथा नेपाल में बहती थी। तो भाई इन नदियों का कैसे प्रयोग किया जाए, इनसे बिजली कैसे उत्पन्न की जाए, ठीक है ना। तो एक ऊर्जा का मुद्दा था। आतंकवाद उन्मूलन, क्योंकि आतंकवाद इन सभी देशों में था, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, चाहे भूटान हो, चाहे आपका नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, हर जगह इसका आतंकवाद एक समस्या थी। जनता से जनता को संपर्क को बढ़ावा देना था। साफ्टा को गति देने के लिए SEAU साउथ एशिया इकोनॉमिक के गठन पर सहमति बनी। इसे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर बल मिला। सार्क डेवलपमेंट बैंक को क्रियान्वयन करने पर बल दिया गया। गरीबी उन्मूलन पर सहमति बनी। कृषि व खाद्य सुरक्षा पर सहमति बनी। ये खाद्य सुरक्षा देख रहे हो ना आप, ये कब से, पहले दूसरे तीसरे सम्मेलन से अब तक चली आ रही है। ब्लू इकोनॉमी पे सहमति बनी, अर्थात मुक्त व्यापार व सहयोग नीति पर बल दिया गया। तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ब्लू इकोनॉमी पर सहमति कब बनी, तो 2014 में, ठीक है ना। 14 में कौन आए थे, मोदी जी आए थे। इसमें युवाओं के मध्य सहयोग पर भी क्या दिया गया, बल दिया गया। अब वर्ष 2016 में भी सम्मेलन हुआ। भारत में उरी आतंकवादी हमले के कारण भारत ने सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया कि भैया पाकिस्तान पहले तुम क्या करो, आतंकवाद बंद करो, फिर उसके बाद बात की जाएगी। और भारत ने जैसे बंद किया, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव ने कहा भैया हम भी नहीं लेंगे इस सम्मेलन में भाग, क्योंकि जब हमारे बड़ा भाई नहीं लेगा तो हम भी नहीं लेंगे। क्या बड़ा भाई नहीं होगा तो छोटा भाई भी नहीं आएगा, छोटा भाई भी नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों को बड़ी खुजली हो रही थी, इन दोनों, नेपाल को बहुत खुजली हो रही थी, और इसने पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलके क्या बोलते हैं 2016 का सम्मेलन किया। न जाने क्या डिसीजन लिया, क्या नहीं लिया। इनके पास खुद क्या है, ये दोनों भिख मंगे हैं, भिख मंगे हैं। तो ये क्या डिसीजन लेंगे, जब पैसा खाने के लिए पैसा ही नहीं है तो डिसीजन क्या लेंगे ये सब लोग, है ना। सही बात है कि नहीं है ना। ये पाकिस्तान कहाँ था, पहले USA की गोद में बैठा हुआ था, फिर वहां से USA ने जब मदद मिलनी बंद हो गई तो चाइना की गोद में चला गया, है ना। चाइना से भीख मांग रहा है, मांगता तो ये भीख है, भिखारी है। नेपाल का भी आजकल चीन से बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत हो रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है भैया, तुझे भीख मांगना है मांग जाके, हम अधिकार देते हैं। भारत अधिकार देता है, भीख नहीं देता है। मार्च 2020 में क्या हुआ था, अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद माहौल ऐसा बना कि बैठक हुई नहीं। 2020 में भारत की पहल में एक बैठक की गई, ठीक है। भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोविड-19 से निपटने के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया, ठीक है ना। क्योंकि उस समय कोविड था तो मिल नहीं सकते थे, दिक्कत थी, परेशानी थी, तो इन्होंने क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या किया कि एक कॉन्फ्रेंस की। मोदी जी ने सामूहिक प्रयास से कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क कोविड इमरजेंसी फंड स्थापित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की स्थापना कब की गई, तो 2020 में की गई, ठीक है। किसने की, तो भारत ने की, है ना। भारत ने इसमें कितना मिलियन दिया, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की, ठीक है ना। तो एक ये याद रखिएगा। अब सार्क की सफलताएं क्या क्या हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैश्वीकरण के अनुरूप इसने साप्टा अपनाया, मतलब पहले तो इन्होंने क्या किया, ताकि भाई साप्टा जो था इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शुल्क लगे हुए थे, सीमा शुल्क थे, उनको कम करने की कोशिश की, ठीक है ना। साप्टा के अंदर इन्होंने व्यापार के दौरान जो बहुत सारे शुल्क लगते हैं तो उनको कम करने की कोशिश की। फिर उसके बाद इन्होंने साफ्टा अपनाया, मतलब मुक्त व्यापार की तरफ ये अग्रसर हुए, ठीक है ना। कि मतलब जो भी अवरोध, व्यापार में जो भी अवरोध आए, जो भी दिक्कत आए, चाहे वो शुल्क का दिक्कत हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका नियम कानूनों का की दिक्कत हो, उन सबको क्या किया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है ना। तो इसने साफ्टा से साफ्टा तक का सफर तय किया, ठीक है ना। जब इन्होंने साफ्टा अपनाया तो व्यापार और अच्छा हुआ, और जब साफ्टा अपनाया तो और अच्छा हो गया, ठीक है ना। सार्क ने कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की 1988 में ढाका में। ये सार्क मौसम विभाग केंद्र की स्थापना की, क्योंकि ये देश आसपास रहते हैं तो इनके पास ऐसा मौसम विभाग केंद्र होना चाहिए। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भारत, इनके लिए तो बहुत जरूरी है कि भाई कोई वो आ रहा है, कोई सुनामी आ रही है, कोई तूफान आ रहा है समुद्री, तो इन सब देशों को बहुत फायदा मिलेगा इससे। सार्क डॉक्यूमेंट्री केंद्र की स्थापना की नई दिल्ली में। सार्क आपदा केंद्र की स्थापना हुई 1996 में दिल्ली में। और सार्क टीबी सेंटर की स्थापना काठमांडू में 1992 में की गई। तो ये इसकी सफलताएं थी। अब इनकी असफलताएं बहुत सारी हैं साथ में, बहुत सारी, अनगिनत।
अन्य देशों द्वारा भारत को शक की नज़र से देखा जाता है, ठीक है ना। अब ये लोग क्या सोचते हैं कि भारत तो एक बड़ा देश है, इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसके पास तकनीक भी ज़्यादा है, ठीक है ना, और ये तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। तो कल को अगर भारत को अगर क्या बोलते हैं, अगर भारत को अगर एक प्रकार से प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, है ना, भारत को हर एक चीज़ में, भारत क्या रहता है कि हर एक चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता है, ठीक है ना। लेकिन जब भारत बढ़ चढ़ के भाग लेता है किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में, तो ये इसे शक की नज़र से देखते हैं कि भारत कहीं वर्चस्व स्थापित ना कर ले सार्क पे, क्या सार्क पे भारत का वर्चस्व ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो ना, यूएनओ में देखते हो तो आपके दिमाग में जाता है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा देता है, इसीलिए यूएनओ पे अमेरिका का दबदबा है, ठीक है ना। तो इसी जैसे भारत अगर ज़्यादा पैसा देता है, सार्क में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत का वर्चस्व स्थापित हो जाए और हमारे लिए खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, जबकि ऐसा नहीं है, भारत का ऐसी कोई मंशा नहीं है। सार्क देशों में कई जातीय तनाव है, ठीक है। आसामी और बांग्लादेशियों के मध्य तो क्या बोलते हैं, मिलो और सिंघली लोगों के मध्य पाकिस्तान में, और सिंधी मुहाजिरों के मध्य, तो ये सारे मतलब इनके बीच में एक जातीय तनाव है, अलग अलग जाति, अलग अलग गुट के लोग हैं जो आपस में झगड़ते रहते हैं, ठीक है। सार्क के सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रीय सीमा को लेकर भी विवाद है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने भारत के बड़े क्षेत्र पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, तथा बांग्लादेश के साथ सीमा क्षेत्र को लेकर जो विवाद था उसे भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर सुलझा लिया, ठीक है। अब किसके साथ, नेपाल के साथ भी तो है, ठीक है, नेपाल के साथ है, नेपाल और भारत के बीच में, है ना, है कि नहीं है ना। पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, जबकि हमने कहा है कि भाई द्विपक्षीय मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, जिसके दो ही पक्ष हैं उन मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, किसके अंदर, सार्क के अंदर। लेकिन ये पाकिस्तान चुट्टा क्या करता है, यूएनओ में और सार्क में, ठीक है ना, सार्क में क्या करता है, ये मुद्दे उठाता है, द्विपक्षीय मुद्दे उठाता है, ठीक है। तो कितना बड़ा ये असफलता है। सार्क देशों के मध्य व्यापार बहुत कम है, मात्र 5% का, तो ये समझाता है कि भाई नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और 1 लाख रुपए में से अगर मान लो कोई ऐसी बात आ जाती है तो जो आपके यहाँ पे आ जाए या किसी चीज़ पे आ जाए, तो आप कहोगे नहीं होगा, 5,000 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, भाड़ में जाए, 95,000 तो है ना मेरे पास। तो वही चीज़ है कि 5% का व्यापार जो बहुत कम है, ठीक है ना, जो बहुत कम है। अगर यही व्यापार 50, 60, ठीक है ना, 40 इतना परसेंट होता, तो कोई भी देश क्या कहता है, यार नहीं यार, लफड़ा नहीं लेना है, पंगा नहीं लेना है, बात माननी है, काम सही से करना है, वरना हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। 50, 60, 40% का नुकसान बहुत होता है, ठीक है। 5% तो कुछ भी नहीं है साला। जितना ज़्यादा व्यापार होगा एक दूसरे से बंध जाते हैं। सार्क की बैठकें वर्ष 14 के बाद नियमित रूप से हो ही नहीं रही हैं, ठीक है ना। इसकी बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सार्क के सभी देश विकासशील है, इनमें से देशों में लोकतंत्र नहीं है। तो नेपाल जैसे देशों में लोकतंत्र है ही नहीं है। पाकिस्तान में नाम मात्र का लोकतंत्र है, कभी भी सेना तख्ता पलट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें, श्रीलंका में भी सेम यही हालात चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन देशों में क्या है कि ये लोकतंत्र तो है ही नहीं है। लोकतंत्र होती है, जनता की आवाज़ होती है, तो एक दबाव बनता है, ठीक है ना। दूसरा और भी एक दो आप देख सकते हैं। इसका कहाँ राजधानी कहाँ बनाया गया, इसका राजधानी बनाया गया नेपाल में। कहाँ बनाया गया भैया, नेपाल में। मुख्यालय कहाँ पे, नेपाल में है। नेपाल कहाँ है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। जबकि इसका मुख्यालय भारत में होना चाहिए, जो कहाँ हो, बिल्कुल सेंटर में हो, ठीक है ना। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल भारत कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में। कहाँ बना दिया, नेपाल में बना दिया। नेपाल में जाने के लिए कितनी दिक्कत है, ठीक है। या तो वायु मार्ग से जाओगे, सड़क से जाते जाते तो आपकी वैसी कमर का क्या बन जाएगा, धतूरा बन जाएगा, ठीक है। श्रीलंका जैसे देशों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए। लेकिन भारत में होता, मुंबई में होता, या इधर इस चेन्नई में होता, तो कितना आसान रहता, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी होती। तो ये सारी इसकी क्या है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। तो दोस्तों ये था सार्क के बारे में जो मैंने आप लोगों के संग डिस्कस किया कि सार्क कुछ नहीं है। सार्क अब बेसिकली क्या है कि सार्क ऐसा संगठन बन गया, बस यहाँ पे बातें होती हैं। क्या होती हैं, यहाँ पे बातें होती हैं, बातें होती हैं, बस बातें होती हैं, बातें होती हैं। आते हैं लोग, चाय चाय कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है, टाइम बिताते हैं, और फिर अपने घर को चले जाते हैं, ठीक है ना, अपने घर को चले जाते हैं। होता कुछ नहीं है। ये सार्क तब भी वहीं पे था, आज भी वहीं पे है। मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होता है। आप आसियान को देख लो, और आप यूरोपियन यूनियन को देख लो,
ये कितने आगे निकल गए हैं, ये कितने आगे निकल गए हैं, लेकिन हम वहीं पे फंसे हुए हैं। आज भी हमारा मुद्दा क्या था, गरीबी मुद्दा बना हुआ है, ठीक है ना। सार्क के देशों का गरीबी मुद्दा बना हुआ है। खाद्य सुरक्षा आज भी मुद्दा बना हुआ है, खाद्य सुरक्षा, ठीक है ना, मुद्दा बना हुआ है। तो ये क्या है, ये तब भी मुद्दे थे, आज भी मुद्दे हैं, ठीक है। हम आज कितने सालों बाद बैठे हुए हैं यहाँ पे, 35 वर्षों बाद भी हमारे पास वही मुद्दे हैं जो हमारी पहले और दूसरी उसमें सम्मेलन में थे। तो दोस्तों ये एक प्रकार से मैं तो इसको असफली संगठन कहता हूँ, और ऐसे संगठन का कोई फायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमें सहयोग ही नहीं करते, हमारे पड़ोसी हमें सहयोग ही नहीं करते हैं, ठीक है, हमें शक की दृष्टि से देखते हैं। तो जब सहयोगी पड़ोसी सहयोगी नहीं कर रहे हैं तो ऐसे मंच का लाभ क्या है, ठीक है ना। ऐसे मंच का लाभ क्या है, इसको खत्म करो, ठीक है। और नए 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 जो हैं आपका संगठन है, नए क्षेत्रीय संगठन है, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए हमें, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, आसियान के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और भी कई सारे इस तरह के संगठन हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही साथियों। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक काम करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जब भी एक सब्सक्राइबर जोड़ते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना, मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप क्या करना है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।